आदाब नाजरीन, NOD टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। डायरेक्ट किया है कि ये मथुरा में जो मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए, उसके लिए स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जैसे ज्ञानवापी में हुआ वैसा ही मथुरा में होने में कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद अयोध्या केस में 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के बारे में कह दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो ये फैसला मेरी राय में ये फैसला गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में आपने सही कहा, ज्ञानवापी के सिलसिले में भी वो अभी केस पेंडिंग है। तो मेरी गुजारिश वहाँ के जिम्मेदारों से है कि फौरन सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, क्योंकि ये 91 एक्ट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बाबरी मस्जिद राम मंदिर के केस में उसके भी खिलाफ है। और जुडिशियल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा था बाबरी मस्जिद के राम मंदिर केस में कि कंट्रोवर्सी इरप्ट होंगे। अब आप इस सर्वे के जरिए एविडेंस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मेरी राय यह है कि उस ईदगाह के जिम्मेदारों को फौरन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। सर्वे हुआ है तो सर प्रॉब्लम क्या है? सर्वे हुआ नहीं, तो मिल ही जाएगी। नहीं, क्लैरिटी का सवाल नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट के कानून की बात है। जो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बाद कोई दूसरे कंट्रोवर्सीज को हाथ नहीं लगाया जाएगा, मुद्दों को खोला नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में भी उसकी बात कही है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इसके उस ऑर्डर के जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उनको और उस सर्वे को रुकाना चाहिए। सर, असम में मदरसा डिमोलिश किया गया, उस बारे में मेरे को नहीं मालूम है। सर, झारखंड में जो घटना घटी है उस पर आपका क्या कहना है? झारखंड में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है, और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को ज़िंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है, और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूँ बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूँ कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें, और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेसिग्नेट करवाए और वहाँ पर ये केस चलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। सर, आपने 15 दिन में फांसी मांगी, बीजेपी ये कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाइए और 15 दिन के अंदर उस अभियुक्त को फांसी दें। तो ठीक है, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और कानून के तहत उस पर केस चलाया जाए, केस को मजबूती से लड़ाया जाए, और जो सख्त से सख्त सजा हमारे इंडियन पीनल कोड में है वो उनको उस शख्स को मिलनी चाहिए। काबिल यानी जस्टिफाइबल से छोड़िए, ये तो हैवानियत है। ये सर, नमाज पढ़ने को लेकर आपने एक ट्वीट किया है, तो आपका क्या है? देखिए, आप लोगों को थोड़ी जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि 1980 में इस गांव के जिम्मेदारों ने इस बात को तय किया था कि जुम्मे की नमाज एक पर्टिकुलर घर में अदा की जाएगी। तो 1980 से एक मुसलमान के ज़ाती मकान में ये जुम्मे की नमाज अदा हो रही है 1980 से। अब अचानक आप आकर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर। भाई, मेरा ज़ाती घर है, मैं अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूँ। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं अपने ज़ाती मकान में वहाँ पर
उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं, अभी क्या है उसमें, अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते, मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। सर राजा सिंह के मामले में सर कर्नाटक में मीट बैन के इशू पे अभी ऑर्डर्स पास किए कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, और कहा है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर अब वहाँ पे मीट सेल नहीं होगा। बेंगलुरु में जो कर्नाटक की सरकार ने ऑर्डर पास किया वो संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के सरासर खिलाफ है। भाई मेरा राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है वो। तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है, संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया, और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है ये, और आप तो संविधान के खिलाफ है। 80% लोग गोश्त खाते हैं और सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है गोश्त। चिकन की दुकान बंद रहेगी, गोश्त की दुकान बंद रहेगी, क्या है ये? और इतना बड़ा बेंगलुरु है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भाजपा वाले? सिर्फ नफरत है आपको क्योंकि वो कारोबार ज्यादा मुसलमान करते। भाई गांधी जयंती के दिन मानते इज्जत करना चाहिए। आप हर चीज में आप दुकान गोश्त नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे, क्या करेगा फिर गरीब बताइए? तो ये बिल्कुल सरासर गलत फैसला है उनका ये। सर बीजेपी के सस्पेंडेड एमएलए के मामले में उधर से तैयारियां हो रही कि उनको बेल दिलाया जाए, कानूनी हेल्प किया जाए, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से या आप शहर के नुमाइंदे हैं? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि आप एक आप लोग कोई काउंटर करेंगे उससे? नहीं, आप एक जिम्मेदार न्यूज एजेंसी के जिम्मेदार हेड हैं। आपने सवाल में ये पूछा कि भाजपा की तरफ से तैयार हुई है, तो मेरा मैं आपने कहा था अभी, आपने कहा था कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है। मैंने पार्टी का नाम आपने नाम नहीं लिया। तैयारी कौन कर रहे हैं? आपने कहा भाजपा। उनके लोग जो, अच्छा, उनके लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके मेरा उनके लोग उनके उनके आपने अभी क्वेश्चन रिवाइंड कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है, तो सच कहा आपने। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाजपा सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्पेंशन एक ड्रामा था, और वो ड्रामा ही है। वो एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो पुलिस और तेलंगाना की सरकार को करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर सस्पेंशन ड्रामा था क्या? अरेस्टिंग भी ड्रामा था आपके साथ? देखिए यहां पर अगर तेलंगाना की पुलिस ने किया ना सर। हाँ, देखिए आप ही जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का, मेरी जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह से। नहीं, सुनिए आगे देखिए। थैंकफुली यहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है, इसलिए नुपुर शर्मा रेशमी कपड़ों में महफूज है। तो क्या करेंगे? यहां पर पुलिस ने हरकत की, गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी समुदाय के खिलाफ कोई बकवास बकेगा तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए उनकी अरेस्टिंग हुई। कल एक मैच इंडिया पाकिस्तान मैच था सर, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है बीसीसीआई के एक पदाधिकारी, उन्होंने
तिरंगा हाथ में लेने से मना कर दिया और वीडियो काफी कांग्रेस और अन्य पार्टी उसको किसका वीडियो में कौन है? आप बोल क्यों नहीं रहे, डर क्यों रहे हैं आप? अरे हमसे सवाल कर रहे हैं आप, वीडियो में कौन है? कौन है वीडियो में? वो बोल तो दीजिए ताकि हम तबसरा करें। बीसीसीआई के अध्यक्ष है। क्या नाम है उनका? जय शाह ने ऐसा लग रहा है और कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने तिरंगा लेने से हाथ में मना कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ तिरंगा उठाने से किसी की मोहब्बत भारत के लिए वो प्रूव नहीं करता। तिरंगा उठाने से ही क्या मोहब्बत प्रूव होगी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1945 में यह एक कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब वंदे मातरम पढ़ा जा रहा था तो महात्मा गांधी नहीं उठे, नहीं खड़े हुए। बाद में खैर वंदे मातरम हमारे नेशनल सॉन्ग बना, उस वक्त गांधी जी नहीं उठे। उन्होंने कहा कि ये यूरोप से इसको खड़े होना, यूरोप से लाया गया, इसको वहां से लिया गया है। तो इस बात को हम तमाम को समझने की जरूरत है कि भारत से मोहब्बत के जो मजाहरे हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं एक ही किस्म से ही आप मजाहरे करेंगे, आप हरकत करेंगे, तभी आपको हम इस सरजमीन से मोहब्बत करने वाला मानेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। सर ये कांग्रेस का विरोध है या जय शाह का समर्थन? मैं अपनी बात कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी की ना किसी एक शख्स की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या साइंटिस्ट हो, आसमान में हमारे सैटेलाइट भिजा रहे हैं, क्या वो झंडा लहराते हैं? काम कर रहे हैं ना, उनकी मोहब्बत उस काम में है। अब हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतरीन मुजाहरा किए, कल बेहतरीन टीम जीत गई, तो क्या वो लॉयल्टी का टेस्ट ये होगा कि सब तो झंडे उठाएं? क्या वो लॉयल नहीं है? क्या उनके दिल में भारत से मोहब्बत नहीं है? ऐसे मैचेस और होने चाहिए सर इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में और मैचेस होने चाहिए। हम तो बोलते रहे हैं कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ में नहीं चल सकता। तो फिर आप ये सवाल बीजेपी से पूछिए, आप ये सवाल प्रधानमंत्री से, उनकी सरकार से पूछिए। जब क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है और फिर चीन हमारी इन कोशिशों को नाकाम बना रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो टेररिस्ट 26/11 में इन्वॉल्व थे उनको हम सैंक्शन करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तानी है, तो चीन उसको अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। हम सीजफायर एग्रीमेंट साइन करते हैं पाकिस्तान से, आज भी टेररिस्ट निकल कर आते हैं कश्मीर में, जम्मू में, ड्रोन से हथियार आते हैं पंजाब में, फिर भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो सरकार को बताए कि पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या है आपकी? क्या पाकिस्तान से मुकम्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पूरा कायम कर लेंगे? क्या है, मैंने किस राह पे लेके जाना चाह रहे हैं, बता दीजिए आप। No, this is a question which the Narendra Modi-led government should answer to the nation, because it is they who have said that terrorism and cricket cannot go along. If that be the case, then what is the present status? It is a fact that through drones, arms are being sent. It is a fact that we have signed a ceasefire agreement with Pakistan, but despite that, terrorists are still coming. Despite that, we are seeing visuals of how terrorists are also being killed or annihilated by our security forces. We are still seeing that in the valley, Pandits are being assassinated, are being killed. We are still seeing that our security forces are being killed. So we want to know. Let the Modi government throw some clarity on this. सर हाल ही में असम गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर निकाला है जिसमें उनका ये कहना है कि जो भी बाहर से खास तौर पर इमाम आएंगे उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में जाके, उनकी सारी बाहर से मतलब कहाँ से? बाहर राज्यों से, भारत में। हाँ, बाहर राज्यों से जो भी इमाम वहाँ पहुँचेंगे खास तौर पर उनको पुलिस स्टेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, और ये वहाँ के मदरसे मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि इस बात की सूचना पुलिस को पाए। उसको आप कैसे? उसका क्या कानूनी पहलू है? कुछ है ही नहीं। क्यों रजिस्टर करेंगे भाई? वो भारत का नागरिक है, वो इंडियन नेशनल है, वो
हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जा रहा है जहां पर मुझे जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, या मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए, वीजा नहीं बल्कि जो परमिशन लेटर होना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए और दूसरे, वो अलग बात है। अगर कोई भारत का नागरिक जा रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसको रजिस्टर क्यों करना पड़ेगा? क्या भारत में फ्री मूवमेंट की रोकथाम लगा रहे हैं क्या वहां के मुख्यमंत्री वहां पर? और वो कौन होते हैं किसी पर शक करने वाले? वो क्या भूल गए कि भारत की जंग आजादी में कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्लाह सिंधी, कौन थे लोग? इतने बड़े आलिम दीन ने भारत को अपनी जानें, अपनी जेलों में रह रहकर, माल्टा की जेलों में रहकर भारत को आजादी दिलवाई, और हम 75 साल का आजादी का जश्न मना रहे हैं। और अब उसी आलिम दीन को, उसी स्कॉलर को आप कह रहे हैं कि तुमको अगर आसाम आए रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जो 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिसमें आलिम दीन थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि भाई अगर आप इस प्रदेश में आएंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा? सरकार का तर्क यह है कि बाहर से आने वाले लोग आतंक हैं। कौन से बाहर के लोग? क्या? अरे भाई, अब ये बताइए, जितने वहां पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों बाहर के लोकल हैं वो, जिन पर सरकार ने उन पर पाबंदी आयत लगा दी, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं? उल्फा कहां की है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पाबंदी लगा दी, मगर ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन कर रहे हैं तो समझ सकते बात को। कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे? क्या गलत है ये बिल्कुल। मदरसों पे आरोप लग रहे हैं क्या मदरसों पे आरोप? ये तो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। आप पूरे मदरसों को बदनाम कर देंगे क्या? कितने मदरसों को बदनाम करेंगे आप?